हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। ना कहते हैं जिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम रहते हैं वहां पे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी न्यूनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हर वक्त आपको अपनी पॉलिसी रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी जिससे कि जो वर्ल्ड की नई रिक्वायरमेंट हो उसको मीट कर सके। कुछ ऐसे ही आपके फॉरम होते हैं जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम, इट काइंड ऑफ अ थिंक टॉक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वो प्लेटफॉर्म अच्छी आपको देते हैं जहाँ पे आप बाकी लोगों से मिलकर अपनी पॉलिसीज में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। तो when the World Economic Forum has come up with new agenda in the Davis Agenda 2022, तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, दी डेविस एजेंडा 2022 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इससे क्या नेचर पॉजिटिव सोल्यूशन अभी दिया है उसको हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। बढ़ते हैं आगे। Why are we talking about this? Because recently our Prime Minister have addressed the World Economic Forum by the video conferencing, because थोड़ा सा लॉकडाउन के सिनेरियो के टाइम पे the countries are not able to meet each other. Now, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है और इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये स्विस में आपके एग्जिस्ट करती है, नॉन प्रॉफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1971 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके जो फाउंडर और चेयरमैन है वो क्लॉस स्वेब है। ठीक है, ये डेवोस मतलब वहां की एक सिटी है, उसमें यहाँ पे आपकी हेडक्वार्टर है। यहीं पे आपकी इसकी एनुअल मीटिंग होती है जहां पे वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ सोसाइटी आते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कॉपरेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट इकोनॉमी। इसको सस्टेनेबल और रेजिलियंट इकोनॉमी बनानी है, एंड फॉर दैट इट सेज कि आपको सोशल इश्यूज पे भी ध्यान देना होगा, आपको इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना होगा, और जो बाकी जो पॉलिसी मैटर है उसमें कोऑर्डिनेशन लानी होगी। तो ये क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं साथ में आ सकें, जिससे कि एक सस्टेनेबल और रेजिलियंट इकोनॉमी बनाने के लिए एक तरीके की कॉपरेशन हो सके। अब इसके स्टेक होल्डर कौन है? किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो होते हैं एकेडमिक एक्सपर्ट होंगे जो कि एडवाइस दे सकते हैं, बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और सोसाइटी के डिफरेंट लीडर्स होते हैं जो कि अपना इनपुट दे सकते हैं। नाउ वंस वी डन विद दिस, ये क्या करते हैं, हर साल ये सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं और एक एजेंडा डिसाइड करते हैं कि इस साल थोड़ा हम इस पे काम करेंगे, और एक हमें ब्रीफ इमेज मिल जाती है कि किस तरीके की दुनिया है जिससे हमें डील करनी है। Now, the agenda of 2022 हम जाने तो दिस एजेंडा सेज दैट कि इस बार जो सबसे बड़ा कंसर्न देखा गया, एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरा पेंडेमिक, और किस तरीके से आपकी इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक रेजिलियंस हिल चुकी है। ये तीन चीजें हैं। क्लाइमेट चेंज, जो सबसे बड़े रिस्क है वो क्लाइमेट चेंज है। हम देख रहे हैं किस तरीके से साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, उससे होने वाला नुकसान बढ़ चुका है। पेंडेमिक इज द नेक्स्ट थ्रेट जो कि हम पिछले 3 साल से झेल रहे हैं। इसमें स्पेशली हमने देखा कि वैक्सीन इनइक्वालिटी कैसे होती है, डिस्पैरिटी इन हेल्थ आपके सामने आ गया। जो कंट्री के पास हेल्थ सिस्टम अच्छा था वो बेटर डील कर पाए थे, जैसे न्यूजीलैंड, और जिनके पास नहीं था उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे इंडिया। इसके बाद इससे सामने आ गया कि मेंटल हेल्थ इज समथिंग जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, द कंट्री शुड वर्क ऑन इट। इसके बाद हम देखते हैं सोशो इकोनॉमिक रेजिलियंस। सोशो इकोनॉमिक रेजिलियंस क्या है? सोशो इकोनॉमिक रेजिलियंस में हम देखते हैं कि देखा है कि एक कंट्री में पावर्टी इनइक्वालिटी सीधे सामने आई है। हमने देखा भी था वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, उसमें बोला गया था कि पावर्टी इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है, और इसकी वजह से और आपकी सोशो इकोनॉमिक रेजिलियंस आपकी कम हो रही है। ओवरऑल डेवोस एजेंडा ने कुछ सोल्यूशन दिए। उसने बोला कि फॉर दिस यू नीड टू वर्क ऑन दी आपके नेचर पॉजिटिव सोल्यूशन। ना नेचर पॉजिटिव सोल्यूशन क्या होती है? इस तरीके के सोल्यूशन होते हैं जहाँ पे इकोलॉजी और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी दोनों पे ध्यान देते हैं, ह्यूमन वेलबींग दोनों पे ध्यान देंगे। जब इकोनॉमी में सिर्फ ह्यूमन वेलबींग और सिर्फ मटेरियलिज्म पे ध्यान दिया जाता है तो बैलेंस नहीं आता। इसमें क्या है, हम कोशिश करते हैं कि हम नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सकें और सस्टेन कर सकें, और साथ में कोशिश करते हैं कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ सके। इन दोनों पे ध्यान देके हम क्या करते हैं, एक तरीके का सोल्यूशन लाते हैं। साथ में हम कोशिश करते हैं साइबर रेजिलियंस पे हम काम कर सके। ठीक है, अब चलते हैं आगे, वन अर्थ वन हेल्थ। नाउ इंडिया के बारे में बात करें कि वेयर इज इंडिया वर्किंग, कि इंडिया इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। देन ओवरऑल इंडिया इज थर्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थर्ड आती है। इसमें हम देखते हैं कि इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट करे, कि इंडिया ने जो अपना लेकिन एडवांटेज सिर्फ अपने लिए नहीं यूज किया। नियरली 1153 लाख डोजेस हमने 97 कंट्रीज में पहुंचाए। दिस इज समथिंग जो कि IR में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इस डेटा को, कि और एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं कि इंडिया अपने रिसोर्सेज को सिर्फ अपने लिए नहीं यूज कर रहा था।
नेक्स्ट, इंडिया की जो हेल्थ में तो हमने देखा है किस तरीके से इंडिया की अप्रोच काफी रेजिलियंट रही है। साथ में हमने देखा कि प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच भी रही, कि वी आर थिंकिंग ऑफ अ डेवलपमेंट जिसमें नेचर का भी हम ध्यान रख सकें। जैसे वी टॉक अबाउट कि हम भी नेट जीरो कार्बन लेके आएंगे बाय 2070, जब हमारे नेट एमिशन हमारा जीरो हो जाएगा। जितना भी एमिशन होगा उसके लिए हमारी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी उतनी होगी ही। फिर हमने बोला कि प्रमोटिंग अ लाइफ दैट इज सस्टेनेबल, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जैसे आप ऐसे आप घर बनाओ जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, इंस्टेड ऑफ आप एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, मोर ट्री ग्रो करना या फिर कंज्यूमरिज्म कम करना। सो दीज आर द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जिससे क्या हो सकता है कि आप प्रमोट कर सकते हैं कि नेचर सस्टेनेबल लिविंग। फिर आते हैं कलेक्टिव एक्शन, कि ऑल ऑफ अस हैव टू टेक कलेक्टिव एक्शन, स्पेशली जहां पे हम सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को कम करना चाहते हैं और इकोनॉमी में रेजिलियंट लाना चाहते हैं। तो उसके लिए और कलेक्टिव एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि कंट्रीज को साथ में आना होगा। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, साइबर थ्रेट हो गए, या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया, ट्रेड वॉर हो गई। नाउ द कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर जिससे कि इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सके। तो इंडिया इज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग। अब प्रॉब्लम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो कि एक तरीके की आपकी कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है, बट द बिगेस्ट कंसर्न इज कि इट हैज बिकम नेटवर्किंग हब। कि एक कंट्री जैसे इंडिया को अगर यूएस से कांटेक्ट करना हो तो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, या फिर यूके के हेड ऑफ द स्टेट से मिलने का मौका मिलता है। सो इट हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे नेटवर्किंग ज्यादा हो रही है देन शेयरिंग ऑफ विजडम। कि अगर नए आइडियाज आ भी रहे हैं तो वो कितने इंप्लीमेंट हो रहे हैं, दैट इज क्वेश्चनेबल। कि इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं हो रहा, बातें ज्यादा हो रही है। देन देयर इज अ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बट एनजीओ का इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता, सिविल सोसाइटी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। दैट इज समथिंग जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एक अंदर से चेंज आ सकता है लीडर्स में ही। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बाकी रिपोर्ट्स वगैरह। इसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रखा है। उसके लिए आप वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सर्च करेंगे, आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी, जिसमें हमारा एनर्जी ट्रांजेक्शन है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, सोशल मोबिलिटी, टूरिज्म एंड ट्रैवल, IT रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है। इसको थोड़ा सा याद कैसे करना है दैट आई हैव डिस्कस, वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी अगर आपको जानना है रिपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो आप जो एग्जिस्टिंग वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं। थैंक यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.